हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं गुरुवर मनीष जी। और मैं आपके बारे में बता दूं कि जो ज्योतिष होता है उसमें बहुत सारे मिथ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी गढ़ दी जाती हैं या प्रोपेगेट की जाती हैं जो असल में सच नहीं होता है। तो आपका जो एक अप्रोच होता है वो साइंटिफिक अप्रोच होता है, यानी कि उसके पीछे साइंटिफिक जो लॉजिक होता है वो क्या है। एक तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ज्योतिष के नाम पर जो तमाम चीज़ें गढ़ी जाती हैं, अब चलाई जाती हैं, जो मिथ क्रिएट किए जाते हैं, उस मिथ को बर्स्ट करना है, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो हम ऐसे ही कुछ बातों को, कुछ मुद्दों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक अपना जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या कहता है ज्योतिष को लेकर। और आपको बता दूं कि GNT आज तक पर भी आपके कार्यक्रम अक्सर आते रहते हैं और आपका खुद का अपना पेज है जो बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। और एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं चाहता हूं कि दर्शकों से आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, जैसा कि आपने नाम बता ही दिया, मेरा नाम मनीष है और विगत 25 वर्षों से ज्योतिष और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं और जो वैज्ञानिक चीज़ है उसी के बारे में मैं लोगों को बताता हूं। आपके बारे में एक जो खास चीज़ है जो ज़्यादा विश्वास पैदा करती है वो ये है कि जब कोई ज्योतिष में जाता है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि मुझे इसे प्रोफेशन के तौर पर लेना है, इससे पैसे कमाने हैं। लेकिन आप खुद ही एक एम्प्लॉयड पर्सन है, आप जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी एक रुचि के तहत आपने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा, आप लगातार स्टडी करते रहते हैं। कैसे आपका इंटरेस्ट आया, कैसे आपकी यात्रा की शुरुआत हुई यहाँ पर? देखिए, ज्योतिष के बारे में बता दें, ज्योतिष ज्योति और ईश शब्द से मिलकर बना है। ज्योति अर्थात प्रकाश और ईश का मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वर द्वारा दिखाई गई ज्योति। एक बार क्या हुआ कि बहुत पहले की बात है, लगभग 25-30 साल पहले की बात है। दीपावली में जो घरों में सफाई होती है तो सफाई हो रही थी और उसमें एक कागज मिला। उसमें कागज मिला, वो कुंडली मेरी बनी हुई थी जन्म के 3-4 महीने के बाद। तो कुंडली तो बिल्कुल फट गई थी। उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि ये बालक जो है, मैं छुट्टियों में आया था तो लिखा था कि ये मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, यांत्रिक उसमें जाएगा और गुप्त विषयों का, गूढ़ विषयों का ज्ञाता होगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जन्म के 6 महीने बाद ये चीजें लिखी हुई हैं और मुझे मिला वो 20-22 साल की उम्र में। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या भविष्य को जाना जा सकता है? क्या पहले से कोई कैसे जान जाता है कि ये जातक जो है वो किस क्षेत्र में जाएगा? अच्छा, अगर ये मैं पहले देखा होता कि लिखा है तो शायद ये होता कि चलो देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं गया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और वहीं से मेरा इंटरेस्ट शुरू हो उसके गया। पहले ही आपने इंजीनियरिंग क्षेत्र चुन लिया था? जी हाँ, ये तो जन्म के बाद बना था, 3-4 महीने के बाद। और 18-19 साल की उम्र में मेरा एडमिशन हो गया था। तब मैंने उस कागज को देखा, तब मुझे लगा कि क्या भविष्य की बातें जानी जा सकती हैं। तो वहीं से मेरा झुकाव जो है वो शुरू हो गया। फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे मान लीजिए कि किताबों में योग लिखा रहता है ना कि ये बीमारी कब आएगी, विवाह कब होगा, तो फिर उस सूत्र को, इसमें एक प्रमुख किताब है बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो उसको मैंने पढ़ा। लेकिन सिर्फ पढ़ने तक मैं नहीं रहा, मैं अस्पतालों में गया, जो वहाँ मरीज हैं, जो बेड पे लेटे हैं, उनका डेटा मैंने लेना शुरू किया। फिर उस सूत्र को उससे वेरीफाई किया तो पाया कि नहीं, वाकई में जो है ये ग्रहों का ऐसे विन्यास होगा तो उसको ये बीमारी होगी। उसमें गया, जो लोग जेल में थे उनके पास गया, उनसे डेटा लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है भाई। हम किताब में जो चीज़ पढ़ें जरूरी नहीं है कि सही हो। तो इस तरह मेरा विश्वास बढ़ता गया और फिर मैं इसमें जो है पूरी तरह से मेरी रुचि हुई और मैं आ गया पूर्ण रूप से। यानी इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी ज्योतिष की बात आती है तो लोगों के जहन में ये बात आता है कि कोई ब्राह्मण होगा और उसके मन में जो बात आ गई, उसने कह दिया, वही सच हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे ज्ञान है, इसके पीछे किताबें हैं, इसके पीछे लॉजिक है। जी जी, बिल्कुल लॉजिक है। और इसमें जैसे जो किसी विषय का विशेषज्ञ होता है उसे पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब कोई जाति विशेष नहीं हुआ, मतलब मन में बातें आ जाए और कहते वो ज्योतिष नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
अब जैसे इसमें एक चीज होता है ना, आप सुने होंगे कि कितने लोग कहते हैं कि मैं जो बात कहता हूं वो सच हो जाती है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे पूर्वाभास, इंट्यूशन होता है कि जो बात कहता हूं सच हो जाता है। तो दरअसल वो जो कहता है वो सच नहीं होता, जो होने वाला होता है वो उसके मुंह से निकल जाता है, माध्यम से आता है ना। बस ये है, दोनों में देखिए फर्क है। जो होने वाला है वो उसके मुंह से निकल जाता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ईश्वर जो है उनके अंदर इंट्यूटिव विजडम होता है, जो कि वो जो कहते हैं या जो होने वाला होता है उनके मुंह से निकल जाता है। चलिए, तो अपने चर्चा की शुरुआत करने के लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, और प्रश्न यह है कि एक ही समय में तमाम बच्चों का जन्म होता है, और एक ही समय में जन्म होता है, एक ही दिन में जन्म होता है, लेकिन सबके भाग्य अलग होते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, जो ज्योतिष है उसका जो भी प्रेडिक्शन होता है उसमें 3 चीजें हमें देखनी होती है। देश, काल, पात्र मिलती हैं देश काल पात्र के अनुसार ही। अब जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए मुकेश अंबानी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसी समय आप एज्यूम करिए कि कहीं किसी गरीब के घर में, या मान लीजिए फ्लाईओवर के नीचे जो लोग रहते हैं उनको भी हो गया बच्चा, ठीक है ना, या किसी रिक्शे वाले के यहाँ, ठेले वाले के यहाँ भी बच्चा हो गया उसी समय। और ये भी मान लीजिए एक ही शहर में हुआ, एक ही जगह हुआ, एक ही अस्पताल में। हालांकि संभव नहीं है कि मुकेश अंबानी जिस अस्पताल में उस पर गरीब का बच्चा भी आए, लेकिन मान लीजिए एक ही समय हो गया। अब क्या होगा कि दोनों को फल तो समान मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब यहीं पे देश काल पात्र आ गया। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी के घर मान लीजिए पोता हुआ, तो उसके अंदर मान लीजिए वाहन खरीदने का योग आया, गाड़ी खरीदेगा। ज्योतिष बता देती है कि आप कब कब गाड़ी खरीदेंगे। और जो फ्लाईओवर के नीचे बच्चा पैदा हुआ या किसी सरकारी अस्पताल में गरीब का बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी कुंडली में भी जाहिर है वही योग होंगे। तो योग तो घटेंगे, वाहन दोनों खरीदेंगे। अब अंबानी के घर में जो बच्चा होगा वो वाहन के लिए वो चार्टर प्लेन खरीदेगा, है ना, वो बड़ा वाहन खरीदेगा। जो गरीब खरीदेगा वो हो सकता है एक रिक्शा खरीद ले, है ना, या टेम्पू खरीद ले। तो सत्यता तो यहाँ दोनों को ही, दोनों के वाहन हुए। देश काल पात्र का मतलब होता है, अब मान लीजिए कि पैतृक संपत्ति का योग है, तो जो अमीर आदमी को जो बच्चे को संपत्ति मिलेगी वो उसका मुनाफा अरबों में होगा, जो गरीब को मिलेगा वो लाखों में होगा। तो उसके पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति दोनों को प्राप्त होगी, एक अरबों में पाएगा और एक लाखों में पाएगा, लेकिन घटनाएं तो सेम हुई, है ना। मिलेगा दोनों को, बस देश काल पात्र, इन 3 चीजों का हमको ध्यान रखना है कि बच्चा पैदा कहाँ हुआ, ठीक है ना, यही है। अच्छा, जैसे आपने पात्र की बात की, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अंबानी के घर पैदा होता है और कोई बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है। क्या ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि जो रंक है, जो झोपड़ी में पैदा हुआ है, उसके पास राजयोग हो, राजा बन जाएगा, और जो बहुत संपन्न परिवार में यानी अंबानी के घर पैदा हुआ है उसको भी गरीबी देखनी पड़ जाए? देखिए, इसका असर तो पड़ता ही है, हालांकि ऐसा बड़ा कम होता है। देखिए 80% खेल प्रारब्ध ही कर देता है। जैसे अगर अमीर घर में अगर बच्चा पैदा हुआ, उद्योगपति के घर में पैदा हुआ, तो वो तो शुरू से ही गाड़ी, प्लेन, हवाई जहाज उसी में यात्रा कर रहा है, और वो सोचेगा भी तो ऊंचे लेवल का चीज सोचेगा। मान लीजिए गुड़गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ और यहाँ किसी गांव में पैदा हुआ, तो गुड़गांव में जो बच्चा पैदा होगा वो तो शुरू से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा है ना, फैक्ट्री देख रहा है, वो गाड़ियों में जा रहा है। यहाँ जो पैदा हुआ कहीं भी किसी गांव में, तो वो क्या देखेगा? वो छोटी छोटी चीजों को देखेगा। तो ग्रोथ में फर्क तो आ ही जाएगा। यहीं पे देश काल और परिस्थिति या देश काल पात्र आ गया वहां पे। तो प्रारब्ध में जो भी हमने किया है उसी की ये स्टिल फोटोग्राफी है। जैसे परमहंस योगानंद जी ने ज्योतिष के बारे में बड़ा अच्छा बोला है कि a child is born on that day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma, है ना। प्रारब्ध में जो भी हमने कर्म किया है उसी के अनुसार हम जन्म लेंगे, और जो कुंडली होती है वो उसी की स्टिल फोटोग्राफी होती है। रही बात वर्तमान में कर्म की, तो उस कर्म से हम थोड़ा बहुत हेर फेर उसमें कर सकते हैं। भाग्य को हम बदल नहीं सकते। अगर हम भाग्य को बदलते तो पहले ज्योतिषी अपना भाग्य बदलते। अमीर आदमी उम्र बढ़ाना होता उपाय से, जैसे नहीं ज्योतिषी कहते हैं कि ये उपाय करा लीजिए महामृत्युंजय, तो उम्र आपकी बढ़ जाएगी 100 साल। अमीर आदमी कोई 100 साल के नीचे मरता नहीं, है ना। तो जो हमको प्रारब्ध में हम लेके आए हैं वही फल हमको भुगतना है।
मैंने ये अमीर और गरीब बच्चे के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि आज का अगर वर्तमान पॉलिटिकल परिदृश्य आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, वही अंतर है झोपड़पट्टी वाला और अंबानी के घर में पैदा। एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है और दूसरा बहुत ही धनाढ्य और बहुत ही प्रभावशाली परिवार में जन्म लेता है। यानी उनके जन्म के समय कह दिया जाता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री घर में पैदा हो गया, और एक जब पैदा होता है तो किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है कि अपना सामान्य जीवन भी चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। लेकिन जब दोनों आमने सामने आते हैं तो वही अंतर उल्टा हो जाता है। यानी एक व्यक्ति सत्ता के सिंहासन पर बैठता है तो आज तक नहीं हट पाया, मतलब पूरा जीवन गुजर गया, और एक व्यक्ति आज उस सिंहासन के लिए तरस गया और तमाम विवादों में घिरे रहे, जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो मैंने ये पूछा कि क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि झोपड़पट्टी वाला भी उसको योग हो जाए कि नहीं वो राज करेगा? नहीं, देखिए, अगर बहुत प्रचंड राजयोग होता है तो प्रारब्ध के अनुसार आपको जो फल मिलेगा वो उसी रूप में मिलेगा। जैसे इसका एक और उदाहरण है मायावती जी का। उनका भी जीवन बड़ा साधारण था, लेकिन तमाम जो इसको विपरीत राजयोग एक होता है ज्योतिष में कि व्यक्ति बहुत ही नीचे से ऊपर की तरफ आता है। फिर मेहनत वाली बात होती है। आप देखिए, अभी मोदी जी की बात कर रहे हैं तो शुरू से उन्होंने बहुत मेहनत किया, तो कर्म का एक फल तो उनको मिला ही। कर्म का तो कोई विकल्प ही नहीं है। नहीं, कर्म, जैसे कर्म की अगर बात होगी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो सिंहासन पर बैठे हैं, 3 टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री वो बने, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री बने। अपने मुगल सराय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। तो बताते हैं कि जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ हुआ करती थी तब से वो है, लेकिन मेहनत के बावजूद भी आज सामान्य व्यक्ति हैं वो भी प्रचारक बने, उसी राम से आगे गुजरे। जैसे आपको मैं नाम लेता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी, अपने उम्र में, अपने समय में सबसे कम उम्र के PhD होल्डर थे, पूरी दुनिया में उनका रिकॉर्ड था। वो भी मेहनत था, लेकिन सामान्य व्यक्ति बनके रह गए। तो मेहनत से ज्यादा इनको मिला, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? वहीं पे भाग्य आ गया ना। हाँ, भाग्य, कर्म। देखिए, कर्म जैसे रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन कर्म की एक दिशा नहीं होती तो उतना ही में उसका जीवन गुजर जाता है। तो यहाँ कर्म भाग्य, भाग्य का मतलब वही फिर प्रारब्ध ही हुआ कि जो चीजें आपके भाग्य में लिखी हैं वो आपको मिलेंगी ही, और उसमें अगर कर्म को और बढ़ा दिया जाए, मेहनत बढ़ा दिया जाए, तो वो जो इच्छित आपका पद है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भाग्य नाम की चीज तो है ही है। जैसे कर्म को अगर हम कुएं का पानी माने तो भाग्य बारिश का पानी है, लेकिन हम नहाने के लिए रोज बारिश का इंतजार तो कर नहीं सकते। तो कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ पे भाग्य से व्यक्ति जो है, अब जैसे देखिए ना, आप जो है जितने भी MBA वगैरह लड़के करते हैं या बहुत हायर स्टडी करते हैं, वो नौकरी किसके यहाँ करते हैं? कोई अनपढ़ अपना कोई वो कंपनी चला रहा है, उसी के यहाँ तो आते हैं। तो उसका भाग्य है। अब राहुल गांधी का भाई, उनका प्रारब्ध है, उस घर में जन्म लिए, लेकिन कुंडली में योग नहीं है तो अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तो योग होना बड़ा जरूरी है। अब 3 तरह के लोग हमको मिलते हैं अगर ज्योतिष के हिसाब से अपन को देखेंगे तो। एक जो अथक परिश्रम करता है, लेकिन उसके परिश्रम के माकूल जो है उसको परिणाम नहीं मिलता। संघर्ष करता है लेकिन संतुष्ट नहीं है या उसके परिणाम नहीं मिलता। दूसरा जो जितना करता है उतना ही पाता है। और तीसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन मुझसे उसका एफर्ट बहुत कम रहा और परिणाम की तुलना किया तो मुझसे उसका परिणाम बहुत ज़्यादा रहा। तो ये जो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ये क्या माजरा है? क्यों कर्म करने में परिणाम नहीं मिलता है? क्यों किसी को कर्म से ज़्यादा मिल जाता है? ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो ऐसा व्यक्ति को लगता है ना कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, लेकिन ज्योतिष में ऐसा मानना है कि अगर आप सही दिशा पकड़ के, अगर आप प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। कर्म करते रहने से कभी कभी क्या होता है कि इच्छित फल नहीं मिलता है। वो तभी नहीं मिलता है जब सेल्फ डाउट आने लगता है, या हम कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो यार इसमें नहीं मिला तो कहीं और प्रयास करते हैं। बस यहीं से जो है वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक गोल निश्चित करके उस पर प्रतिदिन कर्म करें, उसी के बारे में सोचें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब जैसे एक ही परिवार में अगर 2 संतानों का जन्म होता है तो माँ बाप की हार्दिक इच्छा होती है कि दोनों की समृद्धि सेम रहे, दोनों सुखी रहे अपने जीवन में। तो माँ बाप प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया है, जो भी चीज़, शिक्षा दीक्षा हो गई, सब समान रूप से देते हैं। क्या संभव है कि पिता या माँ बाप 2 बच्चों का भाग्य बराबर कर पाए, या उनके भाग्य में जो लिखा है वही उनको मिलना है?
नहीं, भाग्य में तो किसी का कोई बस नहीं है भाई। हर माता पिता चाहेंगे कि अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो सब बराबर तरक्की करते, लेकिन वो अपना प्रारब्ध कहीं और से लेके आया है, दूसरा बच्चा कहीं और से लेके आया है, तो भाग्य तो कोई किसी का नहीं बदल सकता। अब जैसे एक कर्म का आपको उदाहरण बताते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होता है, हम कई जन्म लेते आ रहे हैं लगातार, तो वो संचय हो गया। प्रारब्ध क्या होता है कि उसमें से, संचित में से कुछ कर्म को निकाल के आपको इस जन्म में दे दिया गया कि ये आपको भुगतना है। उसमें अच्छे बुरे दोनों हैं, मतलब एक इंस्टॉलमेंट दे दिया गया आपको भुगतना है, तो वो तो फिक्स है। जैसे जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश, ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना है। अब क्रियमाण कर्म आता है। क्रियमाण कर्म में जैसे वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस क्रियमाण कर्म से उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया जा सकता है। नहीं तो आप ये मान के चलिए, हम लोग अपने अध्ययन में या व्यक्तियों के जीवन में भी पाए हैं कि जो 80% है वो प्रारब्ध ही तय कर देता है। अब जैसे इसमें आप देखे होंगे कि कई लोग हैं वो बहुत अभी खराब कर्म कर रहे हैं लेकिन फल फूल रहे हैं, कुछ अच्छे कर रहे हैं वो परेशान हैं, तो वो फल फूल नहीं रहे हैं। वो जो पिछले जन्म का उनका अच्छे कर्मों की जो दशा चल रही है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वही जब उनका खराब एक्टिवेट होगा कर्म, तो फिर वो जो है उसकी जो सजा है भुगतेंगे। आप तमाम राजनेताओं को देख लीजिए, क्या जलवा था एक समय उनका और आज उनकी स्थिति क्या है। उस समय जब प्रारब्ध के अच्छे कर्म एक्टिवेट थे तो वो अच्छा फल भुगत रहे थे, और वो जब खराब समय आया तो उसी में वो खराब समय भी, वो मतलब जेल में भी हैं और तमाम तरीके का आप जान ही रहे हैं सब। जी। राशिफल को आज के समय में बड़ा विश्वसनीय माना जाता है। इससे कई लोगों को ये एक तरह से एडिक्शन हो जाता है कि सुबह टीवी खोलते हैं तो राशिफल देखते हैं, या पेपर में राशिफल पढ़ के ही वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कितना प्रासंगिक होता है ये राशिफल? मेरा बस चले तो राशिफल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। उसका कारण ये है कि आप विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी होगी, मान के चलिए 700 करोड़। 8 बिलियन। 8 बिलियन ऐसा बना। इसको हम राउंड फिगर में मान के चलते हैं। मान लीजिए विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ आप पकड़ के चलिए, ठीक है। राशियां होती हैं 12। अब 600 करोड़ को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब 50 करोड़ का फिगर आया। एकदम समानता आ गई ना। हाँ, समानता आ गई। तो क्या 50 करोड़ का भाग एक जैसा होगा? ये सोचने वाली बात है कि 50 करोड़ में, अच्छा उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो 50 करोड़ का एक ही जैसा राशि जो है लिख दिया गया कि आपका आज आपके दुर्घटना है या विवाह का योग बनेगा। बताइए, जो बच्चा अभी 5-6 साल का है तो कहाँ से उसको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा? अभी वो बच्चा, जीवन साथी कहाँ से आ जाएगी? तो ये मनोरंजन के लिए देखना हो तो देख सकते हैं, टीवियों में बताया जाता है क्योंकि इसमें टीआरपी मिलती है। लेकिन हम लोग उसको वैज्ञानिक रूप से सही नहीं पाए हैं। भाई आप 50 करोड़ देखिए ना, राम जी रावण की एक राशि, कृष्ण कंस की एक राशि, मायावती और मुलायम सिंह की एक राशि, 36 का आंकड़ा है। एक ही समय दोनों, एक हारा एक जीता। सेम राशि है। तो मेरे ख्याल से जो आपके दर्शक देख रहे हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप राशि फल देख रहे हैं तो उसको तत्काल देखना बंद करिए। हाँ, मनोरंजन के लिए आप देख सकते हैं। वो आप 12 राशि पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे ही लिए। ये आपका अपना मतलब मानना है या जो ज्योतिष आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये अप्रासंगिक है? नहीं, आप बताइए ना। अभी मैंने आपको जो तर्क दिया कि 600 करोड़ को 12 से भाग देंगे तो 50 करोड़ की एक ही राशि होगी ना। जाहिर है कि मेष राशि जिसकी है तो उसमें बच्चा बूढ़ा जवान सब होगा। तो आप खुद बुद्धिजीवी, आप खुद बताइए कि एक जैसा कैसे फल प्राप्त होगा, है ना। भाई मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जिस दिन पैदा हुए उनकी भी राशि होगी, 9 से और भी व्यक्ति का राशि होगा। एक प्रधानमंत्री बना और एक, सब तो बन नहीं गए। तो राशि फल जो है वो सही नहीं होता है। जन्म तिथि, समय, स्थान, ये यूनिक होता है। इसके आधार पे जो प्रेडिक्शन करता है वो बिल्कुल सटीक होता है। अच्छा, मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा है, या जो सेलिब्रिटीज करते हैं वो आम आदमी तभी पहुंच जाता है कि अपने नाम की इनिशियल्स को, जो शुरुआती जो अक्षर होते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे ऋतिक रोशन RIT हो गया HRIT, और बहुत सारे लोग इस नाम से, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपने नाम का परिवर्तन करते हैं। क्या नाम का इनिशियल्स बदलने का फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, नाम बदलने से आप बहुत सारा, मैं भी रील देखता हूँ कि स्पेलिंग अल्टरेशन कितने लोग करवाते हैं।
खिलाड़ी हैं, फिल्म स्टार्स हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम अगर कुछ भी होता, रमेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, तो क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? बिल्कुल खेलते। उनके भाई कुंडली में योग था। और अगर लता मंगेशकर जी होती, उनका कुछ और नाम होता तो गायिका नहीं होती। तो ये ज्योतिष एक अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ दिए हैं कि आप नाम में परिवर्तन करा लीजिए। जैसे ये जयललिता जी थी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जयललिता में 2 एक्स्ट्रा ए लगाया था, ठीक है। उसके बाद उनकी अच्छी दशा आई तो वो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उसी नाम पे अगली बार वो जेल में भी गई। हाँ, है ना। तो हम कैसे माने कि वो नाम से जो है उनका मुख्यमंत्री बनी फिर जेल में गई? तो ऐसा नहीं होता है। आप नाम में जो मर्जी वो कर लें, उससे कोई फर्क नहीं। जो जन्म कुंडली में ग्रह योग जैसे रहेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जब उस समय आपको लगेगा, जैसे आपकी मान लीजिए समय आपका अच्छा हो गया और उसी दौरान आपने नाम चेंज कराया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नाम चेंज कराया इसलिए मुझे अच्छा फल मिला, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे हिंदू प्रथा में शादी को लेकर विशेष जो धारणाएं होती हैं कि इस लगन पे, इस तिथि पे शादी होनी चाहिए। लगन में अगर शादी ना हो, क्या लगन के बिना भी शादी हो सकती है? जी जी, बिल्कुल हो सकती है लगन के बिना शादी। जैसे ये इसमें दरअसल होता क्या है ना, देखिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है जो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग समझदार है वो तो समझेगा बात को, इसमें कुछ ट्रोलिंग भी हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ और दर्शकों का आंख जो है वो खोलना बड़ा जरूरी है। आप ये देखिए, जैसे अप्रैल मई में जो लगन आता है तो उसमें इस समय शादियां हो रही हैं। अब हम बहुत पीछे जाते हैं। जैसे उसके पीछे कारण ये है गर्मियों में शादी का कि अप्रैल माह में लगभग गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। किसान के पास पैसा आ जाता है घर में, जो खेत में फसल वगैरह वो हट जाता है तो खेत जो है वो समतल हो जाता है, तो बारात को टिकाने की वहाँ व्यवस्था होती है, तंबू टेंट सब लगा के। तो उस समय शादी लोग इसी उद्देश्य से, उसका लॉजिक यही था, उसी समय करते थे। फसल बेच लिए, पैसा आ गया, चलो भाई अब लड़की लड़के की शादी कर देते हैं, और शादी हो जाता था। पहले लॉन वगैरह तो था नहीं, तो अपना वहीं टेंट तंबू लगा के बारात टिका देते थे, शादी हो जाता था। तो उसके पीछे लॉजिक ये था, ऐसा नहीं है अगर कोई लगन नहीं है तब भी आप शादी करेंगे तो कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है, बल्कि आपको फायदा मिलेगा। आपको लॉन खाली मिलेगा, सब्जियां सस्ती मिलेंगी, हर चीज आपको उपलब्ध हो जाएगा, समय से बारात लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखिए लगन में शादी हो रही है तो तलाक नहीं हो रहा है, बहुत शुभ उसमें लगन में तिथि में शादी हो रही है तब भी हो रहा है, तलाक भी हो रहा है। हाँ, अभी हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, तो उसने पूछा मुझसे कि भैया कब शादी करें लड़के की। हम कहे कि जिस समय कोई लगन ना हो उस समय शादी करो, तुमको देखो हर चीज बहुत आराम से मिलेगा। और बताए अनुसार उसने किया। उस दिन कोई लगन नहीं था, बल्कि जहाँ जा रहा था कैटरिंग वाले ने बोला कि अरे भैया तो कोई लगन नहीं है, आप कैसे शादी कर रहे हैं? कहे नहीं आप जो है हमको इसी समय करना है। उसको हर चीज सस्ता मिला, शादी भी बढ़िया से हो गई, और अभी 1 महीना पहले उसको बच्चा भी हो गया, सब कुछ आराम से जो है वो चला। तो होता है ना कि जैसे डर लोगों में ज्यादा है कि अगर हम इस समय नहीं करेंगे तो कहीं उल्टा ना हो जाए। अब सब लोग चूंकि एक ही है, कौआ कान लेके जा रहा है, तो लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। कभी मुसलमानों में आप देखिए ना, तो खरमास में शादी करते हैं, बिल्कुल। तो ग्रह नक्षत्र अगर सूर्य रोशनी दे रहा है तो सबको दे रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। चंद्रमा अपनी शीतलता सबको दे रहा है, तो बाकी जो 7 प्लेनेट हैं वो भी अपना असर दिखा रहे हैं। क्रिश्चियन हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो गए, भले वो अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं भगवान तो एक ही है। एक है तो एनर्जी है ना, भगवान का मतलब क्यों एनर्जी है, वो सबके ऊपर है भाई। धूप आ रहा है तो वो सबको एक समान लगेगा, ठंड का मौसम है तो हिंदू मुसलमान सबको लगेगा ठंड। तो इसी तरह इसके पीछे भी यही लाज। इसी तरह जाड़े में है, धान का फसल हो जाता है तो दिसंबर जनवरी में लगन आ जाता है, तो उस समय लोग करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर बिना लगन कभी करेंगे तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, शादियां अच्छे से होंगी, कुंडली मजबूत होगी तो कहीं कुछ नहीं होगा। तो शुभ मुहूर्त का क्या महत्व रहा फिर? क्यों आदमी सही समय और सही मुहूर्त पूछता है? शुभ मुहूर्त का ये मतलब है, आप विज्ञान में एक शब्द सुने होंगे, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक।
तो उस मुहूर्त में जैसे करने से जो सारी चीजें हैं वो सामान्य रूप से वो हो जाती हैं, उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं आता है। लेकिन अभी जो शुभ मुहूर्त शादियों में बताया जा रहा है तो उस मुहूर्त में हो कहाँ पाता है। आप देखिए बारात कहीं जाम लग जाता है रास्ते में, बारात लगने में देरी हो जाती है, तो हो ही नहीं पाता है उसमें। तो शुभ मुहूर्त का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कुंडली में तलाक का योग है, एकदम सेटल है कि तलाक होगा, ग्रहों की स्थिति से हम लोग बता देते हैं कि इसका तलाक डिवोर्स होगा कि नहीं। अब उसकी शादी आप किसी शुभ मुहूर्त में करिए, अच्छा से अच्छा दिन चयन करिए, जो कुंडली का योग है वो तो घटेगा ही, और घटता भी है। आप देखते हैं तलाक वगैरह भाई होते भी हैं लोगों के। तो मुहूर्त एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, कैटलिस्ट की तरह, और इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कौन सा काम या कौन सा प्रोफेशन हम चुने जिसमें हमको कामयाबी मिले। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए कोई काम किसी व्यक्ति को सूट या अनसूट नहीं करता, टाइम सूट करता है। अगर समय अच्छा है, आपका टाइम फेवरेबल है, तो आप मिट्टी छू देंगे सोना हो जाएगा। सड़क का मिट्टी आप उठा के बेच देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। टाइम अगर अनफेवरेबल है, आपका अनुकूल नहीं है, तो आप जिस बिजनेस में आप स्पेशलिस्ट हैं उसमें भी फेल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए राजेश खन्ना जी को लीजिए, मेरे ख्याल से उनसे बड़ा स्टारडम किसी का नहीं था इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन का भी नहीं था। राजेश खन्ना को देखने के लिए, ये साइन कराने के लिए 1-1 किलोमीटर प्रोड्यूसरों की लंबी लाइन लगती थी। तो अगर उनको काम सूट करता तो हमेशा करना चाहिए था जी। तो उसमें तो वो बहुत राइज किए, लेकिन एक समय उनका ऐसा भी आया कि एक भी फिल्म उनके पास नहीं थी। वो मतलब करोड़ों कर्ज में, फिर नशे में आ गए और कैंसर हुआ और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। एक प्रोड्यूसर उनके पास नहीं। तो अगर काम सूट करता तब तो हमेशा सूट करना चाहिए था। टाइम सूट करता है, कोई बिजनेस सूट अनसूट नहीं करता, टाइम सूट करता है। तो अब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है उस समय, जैसे मान लीजिए टाइम अच्छा चल रहा है और उसका काम भी अच्छा चल रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है क्योंकि उसका समय अच्छा चल रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यह काम मुझे सूट कर रहा है। जबकि काम नहीं सूट कर रहा है, वो समय उसको सूट कर रहा है ना। तो जैसा ग्रहों का स्थिति होगा उस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। जी। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम प्रश्नों का आपने बहुत ही लॉजिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, आप जो काम कर रहे हैं आपका भी समय अच्छा आएगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर आप पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करें। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।